वेलकम ऑल ऑफ यू। इनकम टैक्स कैलकुलेशन वाली सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं। आइए हम सब मिलकर के उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इससे आपको लास्ट क्लास में जो आपने सीखा है थोड़ा उसकी सारी बातें याद आ जाएगी। हम उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे की बातें बताना आपको शुरू करूंगा। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन ये है, आप ज़रा फटाफट से उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि असेसी की टोटल इनकम है, असेसी की टोटल इनकम है 50 लाख रुपीस। और ये जो टोटल इनकम है इसमें इंक्लूडेड है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है? दिस इंक्लूड्स, मैं आपको बता देता हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112। इसके अंदर शामिल है 2 लाख रुपए। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A इसमें शामिल है 5 लाख रुपए। ठीक है, ये पूरा हिसाब मैंने आपको बता दिया। अब आपको करना क्या है, आपको अब तक हमने जितना टैक्स के अंदर स्टेप सीखे हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में जितना कैलकुलेशन सिखाया था वहां तक की सारी कैलकुलेशन आपको करके मुझे देनी है। बताइए क्या होगा, दिमाग लगा लीजिए फटाफट से क्या होने वाला है। देखिए आप फटाफट से एक बार इसको सॉल्व करिए, तब तक के लिए आप चाहे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं अब आपको आगे बताना शुरू कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँ, आप मेरे सॉल्यूशन को देखें, उसके पहले मैं चाहता हूँ आप भले ही वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट से पहले खुद सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा, मैंने आपको जैसा कि बताया था हमें टोटल इनकम पे ही टैक्स निकालना है, यानी पूरे 50 लाख रुपए पे टैक्स निकालना है। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया था इस टोटल इनकम में जो भी ऐसी इनकम्स शामिल है जिन पर हमें एक स्पेशल रेट बताई गई है, उन सारी इनकम को हमें छांट के अलग कर देना है। राइट? अच्छा, अब हम जानते हैं कि स्पेशल रेट वाली इनकम्स कौन कौन सी है। हमने 4 ऐसी इनकम्स को याद किया हुआ है। उनमें से हमें क्वेश्चन में 2 दी हुई है, एक LTCG 112 और एक LTCG 112A। राइट? चलिए ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, हम हेडिंग तो डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ। बताइए टोटल इनकम का स्टेटमेंट हमें बनाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें रेडीमेड यहां पर दी हुई है। नहीं तो अगर हमें अलग अलग हर हेड की इनकम अलग अलग से दी हुई होती तो हमें सबसे पहले स्टेटमेंट बनाना पड़ता कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का। लेकिन अभी तो जरूरत नहीं है, तो मैं सीधे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी का स्टेटमेंट यहां बना रहा हूं। ठीक है, मैं आपको जनरली हमेशा ये बात कहता हूं कि हेडिंग के बाद में 2 बातें और आपको लिखनी होती है, कौन से असेसमेंट ईयर के लिए और दूसरा किस असेसी के हैंड्स में आप ये निकाल रहे हैं, इन द हैंड्स ऑफ विच असेसी। लेकिन यहां पे मैंने आपको ये दोनों जानकारियां नहीं दी है, इसलिए आप इसकी जगह ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ये अब आपकी पूरी हेडिंग बन के तैयार हुई है और फिर इसके बाद में स्टार्ट होगा आपका स्टेटमेंट। ये आपका स्टेटमेंट शुरू होगा। ठीक बात है? अच्छा जी, ये स्टेटमेंट जो आपका शुरू होगा इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया है आप 50 लाख रुपए की टोटल इनकम में से छांट के अलग कर दीजिए ऐसी इनकम्स जिन पर स्पेशल रेट अप्लाई होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैक्स ऑन स्पेशल रेट इनकम्स, यानी स्पेशल रेट वाली जितनी भी इनकम्स है उन पे टैक्स की हम कैलकुलेशन यहां पे करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले एक तो आएगा हमारा LTCG अंडर सेक्शन 112, और वो कितना है हम जानते हैं, वो है 2 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख रुपए। इस पे रेट ऑफ टैक्स कितनी होती है आपको ध्यान होगा, 20% होती है। ठीक है, इनर कॉलम में मैं लिख दूंगा, 2 कॉलम्स मैंने बनाए हुए हैं, तो मैं इनर कॉलम में लिख दूंगा इसका अमाउंट कितने, 40,000 रुपीज। और दूसरा हमारे पास एक और स्पेशल रेट इनकम है जिसका नाम है LTCG अंडर सेक्शन 112A। उसके बारे में हम ये जानते हैं कि उसमें 1 लाख रुपए से ऊपर जो हिस्सा होता है उस पर ही टैक्स लगाया जाता है। तो कैलकुलेशन हम ऐसे दिखाएंगे कि वैसे तो ये टोटल 5 लाख रुपए का LTCG है,
लेकिन उसमें से अगर हम 1 लाख हटा देते हैं तो जो रिमेनिंग 4 लाख बचा है, बस उसी के ऊपर 10% की रेट से टैक्स लगेगा। तो उस हिसाब से ये भी आ जाएगा 40,000 रुपए। ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर के 80,000 रुपए स्पेशल रेट इनकम्स में हमारा टैक्स निकला है। ऑल राइट, ये तो एक बात हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़े तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो किस पर होगी, वो होगी नॉर्मल इनकम्स पर। ठीक है, याद होगा आपको। नेक्स्ट बात आती है टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। चलिए देखते हैं। अब नॉर्मल इनकम की बात करें तो उसके लिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, हमें देखना पड़ेगा असेसी कौन है। अब आप मेरे से भी हमें पूछना चाहेंगे सर असेसी कौन है। मैं आपको बता देता हूं, मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारा असेसी है इस क्वेश्चन में, जो मैंने आपको क्वेश्चन आज दिया है, मान लेते हैं यहाँ पर जो हमारा असेसी है वो है इंडिया का रेजिडेंट, एक इंडिविजुअल। कौन है वो? इंडिविजुअल है। हमें रेजिडेंट से अभी तक कोई मतलब नहीं है, मेन मतलब हमें इस बात से कि वो इंडिविजुअल है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में मान लिया है कि जो असेसी है वो कौन है? इंडिविजुअल है। और उसकी एज भी मैं आपको बता देता हूँ, एज है उसकी 65 ईयर्स। कितनी एज है उसकी? 65 ईयर्स। चलिए अब आप मुझे बता दीजिए क्या होने वाला है। अब अगर मैंने आपको बता दिया कि ये इंडिविजुअल असेसी है तो आपको याद आ रहा होगा इंडिविजुअल असेसी पर लगती है स्लैब रेट्स, नॉर्मल इनकम पर उसको लगानी पड़ेगी स्लैब रेट्स। और सीनियर सिटीजन है ये क्योंकि, तो सीनियर सिटीजन्स की स्लैब रेट आपको यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। आपने याद कर लिया होगा लास्ट क्लास से ही, क्योंकि वो याद होनी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी टिप्स पर। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हाँ हम नोट्स में से बार बार पढ़ेंगे और फिर हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे, नहीं, आपको याद हो जानी चाहिए सब बातें। सीनियर सिटीजन में आपको याद होगा शुरू के 3 लाख रुपए वाला हिस्सा तो टैक्स फ्री होता है। आइए पूरी कैलकुलेशन शो कर देते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन ऐसे होगी, शुरू के 3 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है, @0%, तो कितना हो जाएगा वो? 0। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं तो अगले, पहले आप मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट, वेट वेट वेट। आप पहले मुझे बताइए नॉर्मल इनकम है कितनी? आपने कैलकुलेशन कर ली होगी ना, नॉर्मल इनकम है कितनी? हमारी टोटल इनकम थी 50 लाख, 50 लाख। उसमें से हम स्पेशल रेट वाली को हटा देते हैं। बताइए 50 लाख में से मैं कितना हटा दूं? 80,000 रुपए। ऐसा ही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। 50 लाख में से मुझे 80,000 नहीं हटाने, क्योंकि 80,000 तो टैक्स का अमाउंट है। हमें तो क्या करना है, 50 लाख में से स्पेशल रेट वाली इनकम्स हटानी है। बताइए इनकम कितनी थी वो स्पेशल रेट वाली? एक तो थी 2 लाख और एक थी 5 लाख, यानी टोटल 7 लाख रुपीज की इनकम थी स्पेशल रेट वाली। हमें ये 7 लाख रुपए को हटाना है। रीजन? क्योंकि हमें 7 लाख रुपए पे टैक्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 80,000 रुपए। तो अब 50 लाख की जो हमारी टोटल इनकम थी उसमें से हमें 7 लाख को साइड कर देना है, 7 लाख को हटा देना है। यही तो सिखाया था मैंने आपको। 50 लाख की टोटल इनकम में से आपको क्या करना है, ये जो स्पेशल रेट वाली इनकम्स है यानी कि 7 लाख रुपीज, इसको आपको हटा देना है, क्योंकि इसकी हम सारी बात अभी कर चुके हैं। अब जो रह जाता है वो है हमारी नॉर्मल इनकम। बताइए कितना रह गया था? 43 लाख। तो बताइए अभी हम 43 लाख का ही तो टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं ना? यस, तो लिख देते हैं हम ये बात। हमने ऊपर हेडिंग में लिखा है टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, तो वहां पे मैं शो कर देता हूं कितना है वो, दैट इज 50 लाख माइनस 7 लाख इज इक्वल टू 43 लाख। ठीक है, अभी मैंने कम जगह पे लिख दिया है इसको, आप समझ जाइए। 43 लाख है हमारी नॉर्मल इनकम, जिस पर ही अभी हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। और उस पर टैक्स कैसे लगेगा, दैट डिपेंड्स ऑन हमारा एसएससी कौन है। एसएससी हमारा इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, तो अब इस पे लगेगी स्लैब रेट्स। शुरू के 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बताइए अगले कितना लेते हैं हम? अगले 2 लाख रुपए पर, याद आ रहा है आपको? उसके ऊपर कितनी रेट होती है? 5%। कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए। अच्छा और आगे बढ़ते हैं। अगले 5 लाख रुपए पर, बताइए अगले 5 लाख रुपए का क्या हिसाब होगा? उस पर रेट लगेगी 20%, 1 लाख रुपए। ठीक है,
अच्छा, अब बच कितना गया बताइए। टोटल मैंने 10 लाख रुपए का आपको हिसाब बता दिया है अब तक। जो हमारी नॉर्मल इनकम है 43 लाख, उसमें से 10 लाख रुपए का तो हमने कैलकुलेशन दिखा दिया। अब रहे कितना गया, 33 लाख। आइए अब जरा उसका हिसाब दे देते हैं। याद है ना आपको, अब जितना भी बचेगा बैलेंस, कितना 33 लाख, वो हमारा लास्ट ही लास्ट वाले स्लैब में जाएगा जिस पर रेट ऑफ टैक्स होती है 30%। तो बताइए 33 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 9,90,000। ऐसा ही है, 9,90,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 33 लाख पे टैक्स। अब आप इसका टोटल लगा दीजिए, बताइए अगर आप इसका टोटल लगाएंगे तो क्या आएगा। अगर आप इसका टोटल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपके पास में 11 लाख। ठीक है, बताइए समझ में आ गया क्या आपको, सही मैच हो रहा है आपका बिल्कुल। देखिए स्पेशल रेट वाली इनकम्स पे तो हमने टैक्स निकाला था, 80,000 रुपये आया था, और अभी अभी हमने नॉर्मल इनकम पर भी निकाल लिया है, वो आया है 11 लाख रुपए। तो अगर अब हम यहाँ पे टोटल लगा लेते हैं तो 80,000 रुपये वो हो गया और 11 लाख रुपए ये हो गया। अगर हम इन दोनों का फर्दर टोटल लगा लेंगे तो अब तक का टोटल टैक्स हमारे पास आ जाएगा 11,80,000 रुपए। समझ में आ रहा है आपको, यहां तक अब तक हमने सीखा है। अब हमें आज आगे नई बातें सीखनी है। समझ में आ गया होगा आपको यहां तक का टोटल। इस क्वेश्चन के हिसाब से आप पे टैक्स लाइबिलिटी है ये 11,80,000। ठीक है, अच्छा बताइए अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में हमारा असेसी इंडिविजुअल के बजाय होता एचयूएफ, मान लीजिए मैं आपको पहले ही बता देता यहाँ पे हम एचयूएफ असेसी की बात कर रहे हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो फिर क्या होता। तो आपको ध्यान होगा बाकी सब कुछ सेम चलता, एवरीथिंग वुड हैव बीन सेम, बस एक अंतर आ जाता कि जो हम बाद में स्लैब रेट लगा रहे हैं वो स्लैब रेट थोड़ी सी अलग लगती। क्योंकि आपको ध्यान है ना, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर एचयूएफ असेसी है या एओपी बीओआई है या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है तो उन पर हमेशा कौन सी स्लैब रेट लगती है, उन पे हमेशा नॉन सीनियर वाली स्लैब रेट्स लगती है, जिसमें शुरू के 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पे 5% एंड सो ऑन। याद आ रहा है ना आपको अच्छे से, बस इतना सा अंतर आ जाता, बाकी तो सारी की सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम रहती। ठीक है, एवरीथिंग एल्स वुड हैव बीन सेम। चलिए खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब आज आगे हमें एक छोटी सी बात पहले स्टार्ट करनी है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, एक छोटी सी बात हम सीखते हैं। देखिए बात यह है कि हमने एक चीज देखी हुई है, कि अगर सीनियर सिटीजन है तो उन पे स्लैब रेट्स अलग है और वेरी सीनियर पे अलग है। ये हमने सीखा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। अच्छा बताइए सीनियर सिटीजन हम किसको कहते हैं, जिसकी एज कितनी है, कम से कम 60 ईयर्स, 60 साल की जिसकी एज हो चुकी है कम से कम, वो सीनियर है, और जिसकी कम से कम 80 साल हो चुकी है वो क्या है, वेरी सीनियर। अब एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक पर्सन है, वो पूरे के पूरे साल तो वो नॉन सीनियर सिटीजन रहा, पूरे के पूरे साल, यानी कि कोई भी आप साल ले लीजिए, आप चाहे ईयर ले लीजिए, ईयर हम एक बार के लिए ले लेते हैं प्रीवियस ईयर 2020-21 ही ले लीजिए आप। प्रीवियस ईयर 2020-21 में, यानी कि आप समझ गए होंगे 1 अप्रैल 2020 से चालू करके 31 मार्च 2021, इस पूरे साल में उसकी 60th बर्थडे आई है। आप ध्यान से सुनेंगे, 60th बर्थडे, यानी वो 60 साल का हो चुका है, 60 साल का वो हो चुका है, और अब उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। किस दिन उसकी बर्थडे आती है, 25 मार्च को। तो 25 मार्च 2021 को उसकी 60th बर्थडे पार्टी हुई है, यानी उसको ये कहा जा रहा है कि भाई तुम 60 साल के हो गए हो, अब बधाई हो तुमको। कौन से दिन, 25 मार्च 2021 को वो 60 साल का हो चुका है, राइट, उसकी बर्थडे आ गई है, राइट। अब सवाल ये है कि इस 2020-21 वाले साल में, 2020-21 वाले साल में उसको सीनियर सिटीजन वाले स्लैब रेट्स फॉलो करने पड़ेंगे या नॉन सीनियर वाले, क्योंकि आपने देखा है साल के ज्यादातर हिस्से तो वो नॉन सीनियर ही रहा। हाँ, लास्ट के 5-6 दिन में वो सीनियर सिटीजन बन चुका था, यही देख रहे हैं हम। बताइए कौन सा वाला स्लैब फॉलो करना पड़ेगा। अब जवाब है यहां पर 2020-21 पर
उसे फॉलो करना पड़ेगा सीनियर सिटीजन वाला स्लैब। आप इसका रूल जरा सुनिए ध्यान से। आप साल के किसी भी दिन अगर सीनियर सिटीजन हो गए, अगर आप साल के किसी भी दिन सीनियर सिटीजन हो गए, तो बस आप पर उस साल के लिए सीनियर सिटीजन का ही स्लैब लगेगा, और फिर आने वाले सालों में तो सीनियर सिटीजन का लगेगा ही लगेगा। मतलब जिस साल हम सीनियर सिटीजन बन रहे होते हैं, साल में चाहे वो कोई सा भी दिन हो, आखिरी दिन ही क्यों ना हो, अगर उस दिन हम सीनियर सिटीजन बन गए तो बस उस पूरे साल के लिए हम पे सीनियर सिटीजन का स्लैब लगेगा। और इसी तरह आप समझ जाइए, साल के किसी भी दिन अगर एक पर्सन 80 साल की एज का हो गया, 80 साल का किसी भी दिन, चाहे आखिरी दिन हो रहा है, तो भी उस पूरे साल के लिए उसे वेरी सीनियर सिटीजन मानते हुए टैक्स देना पड़ेगा, वेरी सीनियर मानते हुए। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, ये बात असेसी के फायदे के लिए है ना, क्योंकि अगर उसको सीनियर सिटीजन के अंदर एंट्री दे दी गई है तो उसको फायदे ही मिलेंगे। उसको फायदा ये होगा कि 3 लाख रुपए तक पे उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप जानते हैं ना, फायदे तो हमने देखे थे। ठीक है ना। अच्छा, एक बात यहां पे मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से आप सुन लीजिए, बहुत ध्यान से, अटेंशन से। आपको इसे लिख भी लेना है, अच्छे से लिख भी लेना है। अगर कोई आपसे पूछे, बताइए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, तो आप याद रखिए, हम जानते हैं शुरू के 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख रुपए तक पे कोई टैक्स नहीं लगता है। वेरी सीनियर है तो 5 लाख रुपए तक पे कोई टैक्स नहीं लगता है। कोई नई बात नहीं बता रहा मैं आपको, ये बात आपको मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी अच्छे से बता दी है। तो आप ध्यान से सुनिए, ये जो 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख है ना, इसको ही हम कहते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्या कहते हैं हम इसको? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ये शब्द आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे, बहुत जगह देखने को मिलेंगे। कहीं भी आपको दिख जाए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो आप ध्यान रख लीजिएगा, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है? 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ पर्सन। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं, बताइए HUF की यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? तो उसकी तो फिक्स है 2.5 लाख रुपए, क्योंकि हम जानते हैं HUF पर केवल फर्स्ट वाला स्लैब ही फॉलो होता है। ये मैं आपको कई बार कह चुका हूं। इसी तरह AOP BOI की भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है? 2.5 लाख रुपए। इसी तरह AJP यानी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन की भी कितनी होती है? 2.5 लाख रुपए। ठीक है ना, ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वाली बात मुझे आपको बतानी थी। एक और बात आप सुन लीजिए और लिख भी लीजिए कि लॉ में यानी इनकम टैक्स के एक्ट में आपको कई जगह पर ये शब्द आपको मिलेंगे, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो उसका भी यही मीनिंग है जो अभी अभी मैंने आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बताया। तो मैं ये कह सकता हूं बेसिकली ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। चाहे आप उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कह लीजिए, चाहे आप कह लीजिए कि इट इज द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। आप इसका मतलब शायद समझ गए होंगे, यानी मैक्सिमम कितना अमाउंट ऐसा होता है जिस तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वो यही तो है ना, 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख एज द केस में भी। तो मतलब ये जो 2.5 या 3 या 5 लाख है, उसी को 2 अलग अलग लैंग्वेजेस से जाना जाता है। बड़ी कॉमन लैंग्वेज तो होती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बाकी हाँ लॉ में कई जगह पे ये लैंग्वेज भी लिखी होती है, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। समझ जाएंगे ना आप, आगे कभी भी आपको ये शब्द दिखेंगे तो। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं वापस उसी बात पे आता हूं जो मैंने अभी आपके सामने रेज की थी। मैंने आपको बताया था कि भाई साल में किसी भी दिन अगर आप 60 ईयर्स की एज पे आ गए हो तो उस पूरे साल पे आपको सीनियर सिटीजन वाले स्लैब को फॉलो करना है, और 80 साल पे आ गए हो तो वेरी सीनियर। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल है हमारे सामने। ये क्वेश्चन लोगों ने CBDT के आगे रेज किया था। CBDT आप जानते हैं, CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये गवर्नमेंट ने अथॉरिटी बनाई हुई है
कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है इनकम टैक्स से रिलेटेड, कोई बात आपको अगर क्लियर नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल इश्यूज अगर आ रहे हैं, तो सीबीडीटी के सामने आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो और फिर वो आपको जवाब देगा। ऐसी ही एक प्रॉब्लम ले जाई गई थी और फिर उस पर सीबीडीटी ने अपना एक क्लैरिफिकेशन दिया था। अब सुनिए प्रॉब्लम क्या है, मैं आपसे अगर पूछूं तो आप जरा दिमाग लगाइए। देखिए, एक पर्सन है, उसकी बर्थडे आती है 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर, हर साल 1 अप्रैल को उसकी बर्थडे आती है, राइट। बर्थडे कौन सी है? 1 अप्रैल, ठीक है। अभी आप मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 वाले दिन सेलिब्रेशन किया गया है उसकी 60th बर्थडे। तो अब सवाल ये है कि आप मुझे बताइए जरा, दिमाग लगा के मेरे को आप आंसर देंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए साल 2020-21 जो अभी अभी गुजरा होगा, ठीक है ना, साल 2020-21, प्रीवियस ईयर 2020-21 जो अभी अभी गुजरा है, उस साल के लिए उसे हम सीनियर सिटीजन मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्या जवाब है बताइए। 1 अप्रैल 2021 को उसका बर्थडे आता है, 60th बर्थडे सेलिब्रेट हुई है उसकी 1 अप्रैल 2021 को। अब सवाल ये है, जो साल गुजर चुका है, कौन सा वाला? 2020-21 वाला, आप जानते हैं वो अभी एक दिन पहले ही निकला है। 2020-21 वाला जो साल निकला है, उस साल क्या हम ये मान ले कि उस पे सीनियर सिटीजन का स्लैब लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? अब सुनिए आप जवाब, आप अपने जवाब से इसको मैच कर लीजिए। जवाब ये है कि 2020-21 में उसको सीनियर सिटीजन माना जाएगा। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि नहीं माना जाएगा, कारण क्योंकि वो 2020-21 में तो हुआ ही नहीं ना सीनियर सिटीजन, वो तो सीनियर सिटीजन 1 अप्रैल को हुआ है। लेकिन नहीं, एक्चुअली आप सुनेंगे बहुत ध्यान से, सीबीडीटी ने ये बात को क्लैरिफाई किया, और अगर हम भी अपने कॉमन सेंस को लगाए तो हमें भी ये आंसर सही मिल सकता है। देखिए, सीबीडीटी ने ये बोला कि अरे भाई, अगर 1 अप्रैल को उसकी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, तो एक्चुअली तो वो एक दिन पहले ही 60 साल का पूरा हो चुका ना। एक्चुअली तो एक दिन पहले ही वो 60 साल कंप्लीट कर चुका है। आप विचार करिए इस बात पे, सही बात लगेगी आपको। अरे एक्चुअली तो वो 31 मार्च 2021 को ही 60 इयर्स कंप्लीट कर चुका है, कर चुका है, कर चुका है। तो आप बोलेंगे सर फिर 1 अप्रैल को बर्थडे क्यों सेलिब्रेट की जाती है? अरे ये तो नए साल का पहला दिन है। आप इसको ऐसे मान लीजिए, एक्चुअली तो ये 61वां साल, 61st ईयर का पहला दिन चालू हो गया है 1 अप्रैल को। यही होता है ना रियलिटी में। अरे जो 60 साल थे वो तो वो एक दिन पहले पूरे कर चुका है। तो 1 अप्रैल को क्या है? 1 अप्रैल को तो उसके नए साल का पहला दिन चालू हुआ है, यानी 61st ईयर का पहला दिन चालू हुआ है। भले ही कहने में सब उसको ये कहता है भाई 60 साल हो गए आपको, मुबारक हो, लेकिन एक्चुअली तो 60 साल का वो एक दिन पहले ही पूरा हो चुका था। ये तो उसके नए साल में एंट्री हो रही है, इस बात का सेलिब्रेशन हो रहा है। आप खुद दिमाग लगाइए, यही सच है। आप अगर इस बात को खुद इमेजिन करेंगे तो आपको बहुत सिंपल बात लगेगी ये। तो कहने का मतलब है वो 31 मार्च को, यानी 31 मार्च 2021 को ही 60 इयर्स कंप्लीट कर चुका था, और इसीलिए यहाँ पे सीबीडीटी ने बोला, इसलिए 2020-21 वाले साल में उसको सीनियर सिटीजन का स्लैब फॉलो करना पड़ेगा। अच्छी बात है उसके लिए, तो सीनियर सिटीजन का स्लैब अगर आपको फॉलो करना पड़ रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता रहनी चाहिए। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं, बताओ 1 अप्रैल 2021 को वो उसका 80th बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, 80th बर्थडे, तो इसका मतलब भी आप क्या समझेंगे? इसका मतलब भी आप यही समझेंगे कि वो 2020-21 वाले साल में वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ चुका है, आ चुका है, क्योंकि उसके 80 साल तो एक दिन पहले ही पूरे हो गए थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से ध्यान रखनी है। छोटी छोटी सी बातें हैं ये, जिनके अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो छोटी सी बात ध्यान नहीं होने के कारण हम पूरा गलत कर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या बता दिया है, ध्यान से आप देख लीजिए। लास्ट क्लास से लेकर मैंने आपको क्या बता दिया है, जरा देखिए हमने अब तक क्या सीखा था। मैं आपको लास्ट क्लास की एक बात पे लेके आ रहा हूं फिर से।
हमने उस क्लास में एक एग्जाम्पल लिया था कि भाई मान लो हमारी जो नॉर्मल इनकम है, सॉरी हमारी जो टोटल इनकम है वो 15 लाख है। आप याद करिए लास्ट क्लास का एग्जाम्पल, हमने ये एग्जाम्पल लिया था कि 15 लाख की हमारी टोटल इनकम है, लेकिन उसमें से 5 लाख की स्पेशल रेट वाली थी, उसको हमने छाट के अलग कर दिया था। फिर रह गए थे 10 लाख रुपए, जिसको हमने नाम दिया नॉर्मल इनकम। अभी जो 10 लाख की नॉर्मल इनकम है उस पर टैक्स कैसे निकलेगा? तो अब आप याद करिए मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था कि अगर आप इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI या AJP हो तब तो आपके ऊपर लगेगी स्लैब रेट्स। अब बताइए ये पार्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं? अब ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा ना, क्योंकि स्लैब रेट्स क्या होती है उसकी सारी डिटेल मैं आपको बता चुका हूं और आपको याद भी हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल है, अगर हमारा असेसी पार्टनरशिप फर्म या LLP है, पार्टनरशिप फर्म या LLP है, तब इस नॉर्मल इनकम का क्या होगा? देखिए अगर हमारा असेसी, ध्यान से सुनेंगे आप, अगर हमारा असेसी, क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, अगर आपको दिख रहा है आपका असेसी पार्टनरशिप फर्म है, यानी आप पार्टनरशिप फर्म के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं या LLP के लिए कर रहे हैं, तो स्पेशल रेट वाली इनकम्स का तो वही होगा जो मैंने आपको अब तक बताया। स्पेशल रेट वाली इनकम्स का तो वही होगा, उसको आपको छाट के अलग करना है, उस पर अलग से टैक्स निकालना है। लेकिन जो नॉर्मल इनकम है ना, उसका क्या होगा? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, नॉर्मल इनकम पर लगेगी एक फ्लैट रेट 30%। जैसे अभी हमारे इस एग्जाम्पल में नॉर्मल इनकम 10 लाख रुपए है, तो सीधे सीधे 10 लाख पर कोई स्लैब रेट्स नहीं लगती है, आपको अलग अलग टुकड़े करके टैक्स नहीं लगाना, बल्कि आपको फ्लैट यानी डायरेक्टली 30% उस पर लगा देना है। बताइए 10 लाख का 30% कितना हो गया? 3 लाख रुपए। सीधे सीधे 3 लाख रुपए आपका टैक्स निकल के आ गया है नॉर्मल इनकम पे, नॉर्मल इनकम पे। आ गया समझ में? ठीक है, तो अब आप मुझे जरा बता दीजिए, चलिए आज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि भाई मान लो असेसी की टोटल इनकम है 50 लाख रुपए, जिसके अंदर LTCG 112 भी है और 112A भी है। अब निकालो टैक्स, यही बोला था मैंने आपको। बताइए इसके हिसाब से अब आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप स्पेशल रेट इनकम पे तो वैसे के वैसे ही निकालेंगे, 80,000 रुपए का टैक्स आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो हमारी नॉर्मल इनकम रह गई थी 43 लाख, 43 लाख, उसका क्या होगा बताइए? क्या उस पर स्लैब रेट लगेगी? पार्टनरशिप फर्म के केस में, LLP के केस में क्या स्लैब रेट लगेगी? जी नहीं। क्या होगा फिर? क्या होगा बताइए? सीधे आपको स्लैब रेट के बजाय क्या कर देना है? फ्लैट रेट लगा देनी है, 43 लाख का 30%। सीधे सीधे 43 लाख का 30% आपको निकाल देना है। कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 12,90,000 आई थिंक। सही है, 12,90,000 आई थिंक, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो यही होगा, 12,90,000 रुपए। ठीक है, तो 12,90,000 रुपए आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स निकल के आ जाएगा, यानी इसकी जगह आपको 12,90,000 लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी 80,000 जो आपने निकाल रखा है वो तो एज इट इज रहेगा, नीचे यहां पे नॉर्मल इनकम पे आ जाएगा 12,90,000 रुपए। ये हो जाएगा इन केस ऑफ फर्म एंड LLP। ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछूं, बताइए फटाफट, क्या पार्टनरशिप फर्म्स या LLPs को कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिली हुई होती है? बताइए क्या उनकी कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है? द आंसर इज नो। मेरे कहने का मतलब है क्या पार्टनरशिप फर्म के केस में हम ये बोल सकते हैं कि भाई इतने अमाउंट तक पे कोई टैक्स नहीं देना है उनको? क्या ऐसा होता है? जी नहीं। याद रखिए पार्टनरशिप फर्म को तो अगर 1 रुपए की भी कमाई हो गई ना, तो वो 1 रुपए पे भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। जबकि हमने देखा इंडिविजुअल है, HUF है, AOP BOI है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, इन्हें तो ये कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है इन्हें तो ये कहा जाता है कि तुम्हें 2.5 लाख रुपए तक पे तो टैक्स देना ही नहीं है। बाकी सीनियर या वेरी सीनियर है तो उनको तो और ज्यादा है, तो उनकी तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है। लेकिन क्या पार्टनरशिप फर्म और LLP को कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिली होती है? बिल्कुल नहीं मिली होती है। उनको तो अगर 1 रुपए की भी इनकम हो गई तो उस पर 30% यानी आप समझ जाइए 30 पैसा उन्हें टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, मैं आपको जस्ट एग्जांपल देके बता रहा हूं, राइट? ये बात है।
तो कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है पार्टनरशिप फर्म्स के केस में और एलएलपी के केस में। देयर इज नो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, कोई छूट नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, पार्टनरशिप फर्म की बात आपको क्लियर हो गई। अब इसी तरह अगर कंपनी है तो क्या होगा? अब आ जाइए कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी अगर है, हमारा एसएससी अगर एक कंपनी है तो क्या होगा? तो देखिए, अगर मैं आज के इसी क्वेश्चन में कंपनी एसएससी की बात कर लूं तो सबसे पहली बात देखिए, स्पेशल रेट्स पर तो वही काम होगा, स्पेशल रेट वाली इनकम्स पे तो वही होगा, जो हमने याद किया हुआ है वही सिस्टम चलेगा स्पेशल रेट इनकम्स पे। तो आप स्पेशल रेट वाली इनकम को अलग करके उस पर अलग टैक्स लगा देंगे। अब जो रह जाएगी नॉर्मल इनकम, उसका क्या होगा? तो सुनिए अब ध्यान से, कंपनीज पर भी लगती है फ्लैट रेट। जो नॉर्मल इनकम होती है उस पर सीधे फ्लैट रेट आपको लगानी है। क्वेश्चन है व्हाट इज दैट फ्लैट रेट? वो फ्लैट रेट कितनी है सुनेंगे। फ्लैट रेट कितनी है? तो फ्लैट रेट इन केस ऑफ कंपनीज, यानी कंपनीज को नॉर्मल इनकम पर टैक्स कैसे देना है मैं आपको वो बता रहा हूं। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, जरा चेक करते हैं कंपनीज पर टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम कैसे लगेगा। उनके ऊपर लगेगी एक फ्लैट रेट। अब सुनिए फ्लैट रेट क्या है, जरा गौर से सुनिए। फ्लैट रेट क्या है? फ्लैट रेट क्या है? फ्लैट रेट क्या है? दैट डिपेंड्स अपॉन हमारी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी, दो तरह की कंपनीज होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इनकम टैक्स की इंट्रोडक्टरी क्लासेस दी थी और मैंने आपको सातों कैटेगरी के पर्सन समझाए थे, तब मैंने आपको ये दोनों तरह की कंपनीज का मीनिंग बताया था। लेकिन अभी मैं वापस उतना डिटेल नहीं बताऊंगा, आप चाहे तो वो वाली इनिशियल क्लास को देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है ये सब। लेकिन शॉर्ट में अगर हम अभी समझे तो डोमेस्टिक कंपनी वो है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। हालांकि इसमें कुछ और भी तरह की कंपनीज आ जाती है, लेकिन मेनली तो इसमें वही कंपनी आती है जो इंडिया में बनी है, रजिस्टर्ड हुई है। और फॉरेन कंपनी का जनरल आप यही मतलब समझिए, जो बाहर बनी है, यानी बाहर जो कंपनीज रजिस्टर्ड हो रखी है उनको हम कह रहे हैं फॉरेन कंपनी। सवाल है क्या फॉरेन कंपनी को भी इंडिया में टैक्स देना पड़ सकता है? यस, बिल्कुल। ये बात आपने पढ़ी हुई होगी कि अगर फॉरेन कंपनी भी इंडिया से रिलेटेड या कनेक्टेड कोई भी इनकम कमाएगी तो उसे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट है, क्योंकि हो सकता है फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट मानी जा रही है, तो अगर ऐसा है तो भी उसे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अब ये सब बातें आपको रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में बताई हुई है और स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाले चैप्टर में बताई हुई है। मैं वापस आपको उस चैप्टर्स पे नहीं लेके जाना चाहता, आप चाहे तो उनको रेफर कर सकते हैं, आपको याद आ जाएगा सब। चलिए खैर, बात आती है अगर डोमेस्टिक कंपनी को टैक्स देना है तो उसके ऊपर फ्लैट रेट कितनी है? उसके ऊपर जनरली फ्लैट रेट है 30%। और अगर फॉरेन कंपनी को टैक्स देना है तो उसके ऊपर फ्लैट रेट है 40%। फॉरेन कंपनीज पे थोड़ी ज्यादा है, डोमेस्टिक पर थोड़ी कम है, फॉरेन पे थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, और आपकी जानकारी के लिए मैं ये एक और बात बता दूं, जानकारी के लिए कि आपको याद भी करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए, वो ये है कि डोमेस्टिक कंपनीज पे वैसे तो 30% की रेट है, लेकिन धीरे धीरे सरकार इस रेट को कम करना चाहती है और कम करके 25% पे लाना चाहती है सभी डोमेस्टिक कंपनीज के लिए। तो सारी डोमेस्टिक कंपनीज पर ही धीरे धीरे ये रेट 25% कर दी जाएगी। लेकिन इस समय फिलहाल मैं ये बोलूंगा कि डोमेस्टिक कंपनीज में से जिन डोमेस्टिक कंपनीज को गवर्नमेंट कहती है, जिन डोमेस्टिक कंपनीज का टर्नओवर या उनकी जो रिसीट्स है, टर्नओवर आप जानते हैं सेल करने से जो पैसा आया या जो टोटल उनकी रिसीट्स है, अगर वो 400 करोड़ रुपए तक रही है, कितने तक रही है? 400 करोड़ रुपए तक। काफी बड़ा अमाउंट है, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है भाई अगर 400 करोड़ रुपए तक का आपका टर्नओवर था, अब आप समझ जाइए इंडिया की 99% कंपनीज तो इसी कंडीशन में आ जाएगी। 400 करोड़ तक का ही टर्नओवर होता है काफी सारी कंपनीज का इंडिया में। तो अगर किसी भी डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर या उसकी जो रिसीट्स है
वो अगर 400 करोड़ रुपए तक की ही है, और उसमें भी गवर्नमेंट ने हमें ईयर बता रखा है, अगर हम ये कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर 2020-21 के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए हम किसी कंपनी के लिए 2020-21 वाले प्रीवियस ईयर के लिए टैक्स निकाल रहे हैं, तो अगर 2020-21 के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 2020-21 के लिए, तो उस केस में गवर्नमेंट ने हमें बोला कि भाई हम तुम्हारा ये जो टर्नओवर 400 करोड़ का है ना, ये टर्नओवर हम कौन से साल का चेक करेंगे, ये हम चेक करेंगे प्रीवियस ईयर 2018-19 का। देखिए गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम तुम्हारा ये जो टर्नओवर चेक करेंगे ना 400 करोड़ वाला, ये कौन से साल का होना चाहिए, 2018-19 वाले साल में इतना टर्नओवर होना चाहिए, यानी 400 करोड़ तक का होना चाहिए, 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये टर्नओवर कौन से साल का देखा जा रहा है, 2018-19 का। अगर 2018-19 वाले साल में तुम्हारा टर्नओवर या रिसीट्स 400 करोड़ तक था, तो 2020-21 वाले प्रीवियस ईयर में तुम्हारी टैक्स रेट कितनी हो जाएगी, 25%। सुना, मैं आपको अभी प्रीवियस ईयर 2020-21 के लिए बता रहा हूं कि 2020-21 वाले साल में हम पे 25% की टैक्स रेट तब लगेगी जब उसके लिए हम 2 साल पहले का टर्नओवर देखेंगे, यानी 2018-19 का। अगर वो 400 करोड़ तक का मिला तो गवर्नमेंट कहेगी भाई इस साल तुम 25% ही टैक्स दे दो, बहुत है हमारे लिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अच्छा, मैंने आपको बताया डोमेस्टिक कंपनीज पर जनरली 30% की रेट होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला अगर आप 400 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनी हो, वो भी कौन से साल की, वो मैंने आपको बता दिया, तो इन दैट केस यू कैन पे टैक्स जस्ट एट द रेट ₹25%। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, इस मामले में डोमेस्टिक कंपनीज के टैक्सेशन के मामले में, डोमेस्टिक कंपनीज के टैक्सेशन के मामले में हमको यानी डोमेस्टिक कंपनीज को 3 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। गौर से आप सुनिए, मैं आपको डोमेस्टिक कंपनीज की बात बता रहा हूं, तो मैंने आपको अब तक जो बताया उसके अलावा आपको यह भी ध्यान रहे कि डोमेस्टिक कंपनीज को 3 तरह के ऑप्शंस भी दिए गए हैं। क्या, ये जो डोमेस्टिक कंपनीज है ये चाहे तो सेक्शन 115 BA में आ सकती है, या सेक्शन 115 BAA का फायदा ले सकती है, या ये सेक्शन 115 BAB में आ सकती है। देखिए ये 3 सेक्शंस और भी है, एक 115 BA, एक 115 BAA और एक है 115 BAB। अब ये तीनों क्या कह रहे हैं, ध्यान से आप सुनिए। देखिए जैसे मैं आपको अगर पहले बात बताऊं सेक्शन 115 BA की, तो सेक्शन 115 BA में सरकार ऐसा कहती है कि मान लो आप एक डोमेस्टिक कंपनी हो और आपका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा था। अब आप मुझे बताइए, इसका मतलब हम एक बड़ी कंपनी थे, 400 करोड़ से ज्यादा अगर था तो बताइए हम पे नॉर्मली कितना टैक्स रेट लगेगा, 30%। ऐसा ही है ना, अभी तक जो मैंने बताया था आपको उस हिसाब से आप समझ गए होंगे। 400 करोड़ से ऊपर अगर था तो 30% हम पे टैक्स लगता। लेकिन गवर्नमेंट कहती है अगर आप सेक्शन 115 BA की कुछ शर्तें पूरी कर देते हो, कुछ शर्तें उसमें बताई हुई है, अगर आप 115 BA की कुछ शर्तें पूरी कर देते हो तो आप पर फिर भी 25% ही टैक्स लगेगा। देखो वैसे तो आपका टर्नओवर काफी ज्यादा है, 400 करोड़ से ज्यादा है, तो आप पे 30% लगना चाहिए, लेकिन आप अगर 25% लगवाना चाहते हो तो आपके पास एक रास्ता और भी है। वो एक रास्ता क्या है, आप 115 BA की बातें मान लो। समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, 115 BA में हमें क्या कंडीशन बताई गई है, मैं आपको मेन बात बताता हूं। इसमें 115 BA हमें कहता है भाई तुम क्या करो, कंपनी को कह रहा है ये सेक्शन, तुम क्या करो, कुछ डिडक्शंस की इन्होंने लिस्ट बता दी है, कई सेक्शंस इन्होंने बता दिए हैं, जैसे सेक्शन 32 AD, 35 AD, सेक्शन 35 के कुछ पार्ट्स, ऐसे और भी कई सारे हैं। इन्होंने क्या किया, कुछ सेक्शंस बता दिए हैं डिडक्शंस के, और इन्होंने ये बोला तुमको हम ये डिडक्शन नहीं देंगे। यानी कंपनी को ये बोला जा रहा है कि अगर तुम चाहो तो ये सारे डिडक्शंस मत लो। अब एक तरह से ये तो नुकसान हो गया ना कंपनी का, डिडक्शन उससे छीने जा रहे हैं।
लेकिन उसकी जगह हम तुम्हें फायदा ये देंगे, हम तुम पे टैक्स केवल 25% ही लगा के तुम्हें छोड़ देंगे। अब कंपनी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो ये रास्ता चूज कर सकती है, वो चाहे तो ये सोच सकती है चलो यार ये डिडक्शन अपन छोड़ देते हैं, उसके बजाय अपन केवल 25% टैक्स दे देते हैं। यानी गवर्नमेंट ने एक तरह से एक्सचेंज ऑफर दिया है, कुछ चीजें तुम हमें दे दो और हमसे कुछ फायदा ले लो। ठीक है, ये एक तरीका है 25% टैक्सेशन में आने का। ऑल राइट, चलिए अब इसके अलावा सेक्शन 115BAA की अभी हम बात कर लेते हैं। सेक्शन 115BAA, चलिए ध्यान से आप सुनेंगे। सेक्शन 115BAA कहता है अगेन कि अगर आप चाहो ना तो कुछ शर्तें पूरी कर दो, और ऐसा करने पे हम आपकी टैक्स रेट को और भी कम कर देंगे, और भी कम कर सकते हैं। कितनी? अप्रोक्सीमेटली 22%। ठीक है, यानी और भी कम हो गई है। हालांकि इस पे अलग से फिर सरचार्ज और सेस भी जुड़ेगा, लेकिन कहने का मतलब है ये फिर भी कम ही रहेगा। तो सेक्शन 115BAA ने बोला अगर आप चाहो तो अपनी टैक्स रेट और भी कम करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको हम कुछ शर्तें बताएंगे, वो पूरी करनी पड़ेगी। बताइए 115BAA का फायदा किसको है, किसको मिला हुआ है? ध्यान से आप सुन लीजिए। 115BAA का फायदा वो कंपनियां लेगी जिनको ये लग रहा है कि यार हमारा टर्नओवर ऑलरेडी 400 करोड़ के अंदर अंदर है, हमारा टर्नओवर ऑलरेडी 400 करोड़ के अंदर अंदर है, यानी हम पे ऑलरेडी 25% तो टैक्स लग ही रहा है, लेकिन वो ये चाह रही है कि यार 25 से थोड़ा और कम करवा लिया जाए। ठीक है, तो ऐसी कंपनियों को बोला जा रहा है कि भाई 25% पे तो तुम वैसे ही हो, ऑलरेडी हो, क्योंकि तुम्हारा 400 करोड़ के अंदर अंदर है टर्नओवर, तो 25% पे तुम वैसे ही आ गए हो। अब तुम अगर चाहो तो और कम करवा लो, उसके लिए तुमको 115BAA की कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। राइट, अब वो शर्तें क्या है? फिर से मैं आपको बोलूंगा, शर्तें सेम है, सेम टू सेम वही शर्तें हैं। बोला जा रहा है तुम क्या करो, कुछ डिडक्शंस जो हम बता रहे हैं वो डिडक्शंस तुम मत लो, उसके बजाय हम तुमको फायदा ये देंगे कि तुम पे कम टैक्स लगा देंगे। समझ में आ गया? अच्छा, ऐसे ही सेक्शन 115BAB वो भी यही कह रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका टर्नओवर ऑलरेडी 400 करोड़ से कम का है, तो ऑलरेडी अगर 400 करोड़ से कम का है तो आप वैसे ही 25% टैक्स दे रहे हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है आप और कम करना चाहते हो तो आप 115BAB की बातें मान लो। और पता है यहां पर तो टैक्स केवल ही कितना लगेगा? केवल 15% लगेगा। यानी आप समझ जाइए इन दोनों का फायदा किन्हें लेना चाहिए? इन दोनों का फायदा किन्हें लेना चाहिए? जिनका टर्नओवर ऑलरेडी 400 करोड़ से कम है, जिनका टर्नओवर ऑलरेडी 400 करोड़ से कम है, उनको यह कहा जा रहा है कि तुम और भी 25% से भी कम टैक्स दे सकते हो। अच्छा, या तो 22% दे दो या 15% दे दो। ठीक है, अब मैं आपको देखिए इसमें ये बताता हूं, ये जो 115BAB है ना, ये केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर ही लागू होता है, केवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर ही। सोचिए मैन्युफैक्चरिंग वालों को हमेशा सरकार ज्यादा फायदा देती है, ये हमने बहुत जगह पे देखा होगा ऑलरेडी भी। तो यहां पे भी देखिए अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी हो ना, तब आपको 115BAB में फायदा मिल जाएगा, 15% ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसकी शर्तें तो माननी पड़ेगी BAB की, और शर्तें तो वही है, मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। कुछ डिडक्शंस हमसे छीने जाएंगे, बोला जाएगा उसकी जगह हम तुमको फायदा ये दे रहे हैं कि 15% ही दे दो। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, हम मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कोई और काम करते हैं ट्रेडिंग वगैरह का, तो फिर हमारे लिए 115BAB नहीं है, फिर BAB का तो फायदा हमें मिलेगा नहीं। तो ऐसे केस में हम BAA का फायदा ले सकते हैं, उसमें हमें 22% टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे अलग अलग ये ऑप्शंस बने हुए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ये ऑप्शन अगर आपको दिया जा रहा है तो उसके बदले में आपसे आपके डिडक्शंस छीने भी जाएंगे। तो अगर आप अपने डिडक्शंस उनको देने के लिए तैयार हो, यानी वो छोड़ने के लिए तैयार हो, तो आप यहां से एक दूसरा फायदा ले लो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये ऑप्शन में 3 सेक्शंस बनाए गए हैं, 115BA, 115BAA, 115BAB। बताइए BA का फायदा किसको लेना चाहिए? 115BA का फायदा किसको लेना चाहिए? जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है,
जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, तो उन्हें ये लग रहा है कि यार कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि हमें फिर भी 25% ही टैक्स देना पड़े। तो उसके लिए 115 BA कहता है हाँ भाई हो सकता है, तुम हमारी शर्तें मान लो तो हम तुमको केवल 25% ही टैक्स देने के लिए कह देंगे। बाकी हाँ, जिनको लग रहा है हम तो ऑलरेडी 25% पे है, यानी हमारा तो टर्नओवर ऑलरेडी 400 करोड़ के अंदर अंदर है, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो इससे भी कम करवा सकते हैं, 25% से भी कम करवा सकते हैं। या तो वो 115 BAA का फायदा ले लेंगे या 115 BAB का फायदा ले लेंगे। ठीक है, चलिए खैर, देखिए आपको इतना सा आइडिया अगर है तो आई थिंक अभी के लिए काफी है। बाकी देखिए कंपनीज के टैक्सेशन का बिल्कुल अलग से ट्रीटमेंट मैं आपको अलग से क्लासेस में बताऊंगा, क्योंकि कंपनीज की टैक्सेबिलिटी की अलग ही थोड़ा अलग सिस्टम होता है, उसमें और भी बहुत सी नई बातें आपको जाननी होती है। लेकिन कंपनीज की टैक्सेबिलिटी को मैं आपको अलग से क्लास में पूरा डिटेल में बताऊंगा, और तब मैं आपको इन तीनों सेक्शंस की भी पूरी डिटेल बताऊंगा। तो अभी मैं आपको ये चीजें डिटेल में नहीं बता रहा, अभी इस समय मैं ये मानता हूं आपके लिए इतनी जानकारी काफी है कंपनीज के लिए। ठीक है, क्योंकि कंपनीज का टैक्सेशन का मैंने आपको बताया काफी डिटेल होता है, विच आई विल कवर इन अनदर क्लास। ठीक है, चलिए अभी के लिए बहुत होगा ये आपके लिए। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कंपनीज के अंदर फ्लैट रेट लगती है नॉर्मल इनकम पर, हम तो बात कर रहे थे नॉर्मल इनकम पे क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कंपनीज के केस में नॉर्मल इनकम पर फ्लैट रेट है। सवाल था फ्लैट रेट कितनी है, तो मैंने आपको बताया डोमेस्टिक कंपनीज में जनरली 30% होती है, लेकिन अगर 400 करोड़ तक का ही टर्नओवर है तो केवल 25% टैक्स दे दो। फिर उसके अलावा मैंने आपको कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं 115 BA के, BAA का और BAB का। ठीक है, दीज आर सर्टेन ऑप्शंस, उसमें आपको कुछ शर्तें मान के फायदा दे दिया जाएगा। अच्छा, रही बात फॉरेन कंपनीज की, तो फॉरेन कंपनीज में मैंने आपको बताया कितना है उनके ऊपर टैक्स रेट 40%। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कंपनीज की बात मैंने यहां पे पूरी कर दी आपको बता के। हालांकि मैंने आपको ये भी बोल दिया कि कंपनीज के टैक्सेबिलिटी की बहुत डिटेल होती है जिसको मैं सेपरेट क्लास में कवर करूंगा, अभी मैं यहाँ पे वो सब चीजें कवर नहीं करने वाला। राइट, ठीक है, अब और कौन रह गया देख लेते हैं, और कौन रह गया है चेक करें। चलिए अब और कौन रह गया है हमारी लिस्ट में, हमने इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP की बात कर ली है। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म और LLP, जी हाँ उसकी भी बात हो गई है। नॉर्मल इनकम्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, कंपनीज की फ्लैट रेट की बात हो गई है। लोकल अथॉरिटी की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए लोकल अथॉरिटी पर भी फ्लैट रेट ही बताई गई है। ऑब्वियसली मैं आपको फिर कह रहा हूं, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल इनकम वाले पोर्शन के लिए, हम स्पेशल रेट वाली इनकम्स की बात अलग से कर चुके हैं। बाकी हाँ, नॉर्मल इनकम की अगर मैं बात करूं तो उसके केस में लोकल अथॉरिटीज पर भी फ्लैट रेट है 30%। फ्लैट रेट कितनी है 30%, जस्ट लाइक वी हैड सीन इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड LLP, ठीक उसी तरह से यहां पर भी 30% फ्लैट रेट है। ठीक है ये बात, ओके आगे बढ़ते हैं। अब कहां तक हम पहुंच गए हैं मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं। देखिए जरा मैं आपको एक बार स्टेटमेंट पर लेकर आना चाहता हूं। ये हमारा स्टेटमेंट था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको जब इनकम टैक्स की यानी टैक्स लाइबिलिटी की कंप्यूटेशन करनी है तो पहले आपको स्पेशल रेट वाली इनकम्स को छाट के अलग कर देना है और उस पर आपको टैक्स अलग से निकालना है। फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर आप नॉर्मल इनकम अलग से छाट रहे हैं। नॉर्मल इनकम यानी कि आपकी जो टोटल इनकम थी उसमें से आपने स्पेशल वालों को हटा दिया, जो रह गई वो है नॉर्मल इनकम। लेकिन उस पर टैक्स कैसे निकलेगा मैंने आपको उसकी डिटेल बताई। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन व्हाट द असेसी इज। अब यहां पर एक बात और आती है, देखिए मैंने आपको अब तक बताया इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP इन सब में स्लैब रेट्स है, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और लोकल अथॉरिटी पर फ्लैट रेट्स है। गवर्नमेंट ने हमें अलग से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी रेट्स बता रखी है, तो मैं अभी आपको पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी थोड़ा सा सिस्टम बता देता हूं। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए थोड़ा डिफरेंट तरीके से टैक्स का सिस्टम बताया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कंपनीज के टैक्स का सिस्टम थोड़ा अलग तरह से चलता है। मैंने आपको अभी बताया, जितना बताया उससे भी आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ भाई कंपनीज का थोड़ा सिस्टम डिफरेंट तरह से चलता है। कुछ बातें तो सिमिलर है,
कुछ बातें तो सिमिलर है कि हाँ भाई स्पेशल रेट वाली इनकम्स को अलग करना होता है, नॉर्मल को अलग, ये बातें तो सब में सेम है, लेकिन बाकी बातें आपने देखा कंपनीज में थोड़ी अलग है। ठीक उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए गवर्नमेंट ने अलग से सिस्टम बना रखा है। तो देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आप हो तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या किया जाएगा, उसकी जो टोटल इनकम होगी ना, उसकी जो टोटल इनकम होगी, उस टोटल इनकम को हम अगेन दो पार्ट में तो बांटेंगे। स्पेशल रेट वाली इनकम्स को हम छांट के अलग करेंगे और उन पे तो हम बिल्कुल अलग से कैलकुलेशन कर देंगे, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है जैसा अब तक मैंने आपको बताया। लेकिन अब जो यहां पर भी नॉर्मल इनकम रह गई है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की भी जो बची हुई इनकम रह गई है, नॉर्मल इनकम जिसको हम कहते हैं, उस पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्लैब रेट्स बताई गई है। स्लैब रेट्स, अब स्लैब रेट सुनते ही तो शायद आपके दिमाग में आ जाता है वही 2.5 लाख रुपए या 3 लाख या 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद फिर 5% है, फिर 20%, फिर 30%, शायद आपको वही याद आ रहा होगा स्लैब रेट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में स्लैब रेट्स तो बताई है, लेकिन वो थोड़ी अलग है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में थोड़ी अलग स्लैब रेट्स है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं वो स्लैब रेट्स क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। देखिए, आपको मैं एक बार बनाकर बता देता हूं कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर स्लैब रेट्स कैसे होती है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, एक बार मैं लिख भी देता हूं इस बात को। राइट नाउ वी विल डिस्कस फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और उसमें भी अभी हम बात कर रहे हैं टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, क्योंकि स्पेशल रेट वाली इनकम का क्या होगा वो तो सेम होगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। नॉर्मल इनकम पर क्या होने वाला है, तो जो नॉर्मल इनकम वाला पार्ट है उसके ऊपर यहां पे हमें स्लैब रेट बताई गई है, लेकिन वो थोड़ी अलग है। वो क्या है सुनेंगे आप ध्यान से। जो इनकी नॉर्मल इनकम है उसका शुरू का 10,000 रुपए वाला जो हिस्सा है, यानी उसके फर्स्ट 10,000 रुपीज पर टैक्स की रेट है सीधे 10%। सीधे कितनी रेट है 10%। तो आप इनकी जो नॉर्मल इनकम है उसको उसके अंदर से सबसे पहले 10,000 ले लीजिए शुरू के। यानी आप अगर मैं इसको आपको उस तरीके से बताऊं जैसे मैंने आपको इंडिविजुअल वगैरह में बताया था, तो आप ऐसे मान लीजिए इसमें सबसे पहला पोर्शन है जिसकी कैपेसिटी है 10,000 रुपए, उस हिस्से पर तो 10% की रेट से टैक्स लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो फिर से 10,000 की कैपेसिटी वाला है, इस पर टैक्स कितना लगेगा, इस पर लगेगा 20%। और फिर जो बैलेंस है बचा खुचा जितना भी रह जाएगा अमाउंट, उस पूरे पर लगेगा 30%। तो मैं उसी बात को यहां पर लिख रहा हूं, क्या लिखा मैंने, फर्स्ट 10,000 रुपीज पर 10%, अगले 10,000 रुपए पर अगले 10,000 रुपए पर 20%, और अब जितना भी रह जाता है बाकी का उस पूरे पर 30%। आप यहां पे नोटिस कर रहे होंगे दो बातें। पहली बात, यहां पर कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं होती है, तो आपको याद रखना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में देयर इज नो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। जैसा कि हमने इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह में देखा था कि 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख तक की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती थी, यहां कोई भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, यानी आपके पहले रुपए से ही आप पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। एक बात तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे 0% वाला स्लैब है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो स्लैब्स है वो कितने छोटे छोटे से बने हुए हैं शुरू के। आप सोचिए 10% वाले स्लैब में केवल 10,000 रुपीज की इनकम आ रही है, 20% वाले में भी केवल 10,000 की इनकम आ रही है, और बची खुची सारी इनकम 30% में जा रही है। जबकि वहां पर तो हम देखते थे लाखों में बनते थे स्लैब्स, यहां पर केवल कुछ हजारों में बन रहे हैं, 10,000 के स्लैब्स हैं, और बाकी बची कुछ जितनी भी नॉर्मल इनकम है वो सीधे 30% में जा रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जनरली अगर कोई मीडियम साइज पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है तो आराम से उस पर 30% तो टैक्स लगेगा ही। आप देख रहे हो उसके मेजॉरिटी पोर्शन पे 30% ही टैक्स लग रहा है। हाँ, 10% और 20% लग तो रहा है, लेकिन वो बहुत थोड़े से अमाउंट पे। जैसे मान लीजिए किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की नॉर्मल इनकम मात्र 5 लाख रुपए अगर मैं मान लूं, 5 लाख छोड़िए मैं तो 3 लाख ही अगर मान लूं, सोचिए 3 लाख में से भी शुरू के 10,000 पे तो चलो 10% टैक्स देना है, अगले 10,000 पे 20% देना है। अब बताइए बचा कितना, बचा है 2,80,000 रुपए। आप सोचिए केवल 3 लाख रुपए में से भी 2,80,000 पे
30% टैक्स लग रहा है। ठीक है, अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे इनको इतनी कम कम लिमिट क्यों दी गई है, इनसे कोई नाराजगी थी क्या गवर्नमेंट को, कोई दुश्मनी थी क्या? देखिए, इसका प्रैक्टिकली मैं अगर आपको आंसर दूं तो प्रैक्टिकली इसका कारण ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इनकम ज्यादा होती ही नहीं है, क्योंकि वो कोई बिजनेस लेके नहीं बैठे। कोऑपरेटिव सोसाइटी आप शायद जानते होंगे, एक ऐसी सोसाइटी है या एक ऐसा ग्रुप है लोगों का, एक एसोसिएशन है लोगों का, जिसमें टारगेट बस ये होता है कि उसके मेंबर्स को फायदा पहुंचाया जाए, यानी जो इस सोसाइटी के मेंबर बने हैं उसके फायदे के लिए ये सोसाइटी काम करती है। इस सोसाइटी का टारगेट कमाने का नहीं होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं होती है, इसलिए इसे ज्यादा प्रॉफिट होता ही नहीं है। ये ध्यान में रखते हुए इसकी बहुत कम कम लिमिट्स डिसाइड की गई है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया भाई 2-3 लाख रुपए का प्रॉफिट होना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, तो मैंने आपको बताया उसमें से भी मेजॉरिटी हिस्से पर 30% टैक्स ही लग रहा है। मेजॉरिटी क्या, बहुत बड़े हिस्से पर 30% लग रहा है, देख रहे हैं ना आप। चलिए, अब मैं आपको यहां पर एक बात और बताता हूं। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी एक ऑप्शन वाला रास्ता दिया गया है। जैसे मैंने आपको कंपनीज के लिए बताया था ना, कंपनीज के लिए मैंने आपको बताया था, कंपनीज को एक ऑप्शन वाला रास्ता दिया गया है, ठीक उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी क्या दिया गया है, एक ऑप्शन वाला रास्ता दिया गया है। और इनके लिए बनाया गया है एक सेक्शन नंबर 115 BAD। सेक्शंस के नंबर काफी मिलते जुलते आपको दिख रहे हैं, याद दिला देता हूं मैं आपको। कंपनीज में हमने पढ़ा था सेक्शन 115 BA, BAA एंड BAB, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के से रिलेटेड है सेक्शन 115 BAD। पता है, ये भी वही बात बोलेगा, ये ऐसा बोलेगा कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी, वैसे तो तुम्हारे बहुत बड़े हिस्से पर 30% टैक्स लग रहा है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो तुम हमारा बेनिफिट ले सकते हो। तो अब सवाल है इसका बेनिफिट क्या है। तो सेक्शन 115 BAD कहता है हम तुमसे पूरी की पूरी तुम्हारी नॉर्मल इनकम पर केवल 22% ही टैक्स लेंगे, जबकि वैसे तो तुम्हें अपने बहुत बड़े हिस्से पर 30% टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन अगर तुम हमारी बातें मान लेते हो 115 BAD की, तो हम तुम्हारी पूरी नॉर्मल इनकम पर एक फ्लैट रेट बता रहे हैं, फ्लैट रेट। स्लैब्स का काम इसने खत्म कर दिया, इसने बोला स्लैब्स नहीं लगेंगे, आपके ऊपर हम एक फ्लैट रेट लगा देंगे 22%। आपकी पूरी नॉर्मल इनकम पर हम एक फ्लैट रेट लगा देंगे 22%। हालांकि 22% के साथ कुछ सरचार्ज भी जुड़ता है, सेस भी जुड़ता है, तो इफेक्टिवली वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बेसिक रेट बताऊं तो वो है 22%। ठीक है, अच्छा, ये ऑप्शन कब मिलेगा 115 BAD का? तो 115 BAD कुछ अपनी शर्तें बताता है। क्या शर्त? तो मैं आपको बोलूंगा सेम वही शर्त ये बता रहा है जो मैंने आपको कंपनीज के केस में बताया था उन सेक्शंस के अंदर। ये भी कहता है कि भाई कुछ डिडक्शंस हम तुमसे छीन रहे हैं, कुछ हम तुमसे जो फायदे हैं वो छीन रहे हैं, तुम वो डिडक्शंस मत लेना। अगर तुम वो डिडक्शंस नहीं लोगे तो यहां हम तुम्हें फायदा दे देंगे, यहां हम तुम्हें फायदा दे देंगे। फायदा ये देंगे कि तुम्हें केवल 22% की रेट से ही टैक्स देना पड़ेगा, फ्लैट रेट है। ठीक है, तो यहां भी कुछ डिडक्शंस छीन करके ये किया जा रहा है। तो आप चाहो तो ये ऑप्शन चूज कर सकते हो, और नहीं तो आप जो नॉर्मल तरीका है उसको फॉलो कर लो। समझ में आ गया आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पूरा हिसाब? ठीक है, अब देखिए फाइनली मैंने आपको नॉर्मल इनकम पर कैसे टैक्स निकलता है वो सभी केसेस में बता दिया है, सभी केसेस में मैंने आपको बता दिया है। आप याद करिए, मैंने आपको इंडिविजुअल HUF, क्या बोला मैंने, इंडिविजुअल HUF, AOP BOI और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन सब के लिए तो क्या बताया था, स्लैब रेट्स लगती है। याद कर लीजिए जरा, इन पे लगती है स्लैब रेट्स। कितनी होती है वो स्लैब रेट, वो भी मैंने आपको बताई थी। अच्छा, इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया पार्टनरशिप फर्म और LLP के लिए उन पे नॉर्मल इनकम पर फ्लैट रेट लगती है। फ्लैट रेट कितनी, 30%, राइट। अच्छा, फिर मैंने आपको अलग से बताया कंपनीज के लिए, कंपनीज के लिए मैंने आपको क्या बताया, उन पर भी फ्लैट रेट लगती है। बताइए वो फ्लैट रेट कितनी थी, या तो थी 30% और या
अगर 400 करोड़ तक का टर्नओवर है तो 25%। अच्छा, इसके अलावा फिर मैंने आपको लोकल अथॉरिटी के लिए क्या बताया, उन पर भी फ्लैट रेट है, याद करिए जरा कितनी, वही 30%। अच्छा, 1 मिनट, एक छोटी सी बात, कंपनीज के केस में मैंने आपको 2 पार्ट में करके इसको बताया था, 2 पार्ट्स में करके आपको बताया था, याद आ रहा होगा आपको। डोमेस्टिक कंपनीज में अलग, फॉरेन कंपनीज में अलग। डोमेस्टिक में था या तो 30% या छोटी कंपनीज है तो 25%, 400 करोड़ तक का टर्नओवर, और फॉरेन कंपनीज में 40%, काफी ज्यादा रेट है, ठीक है। और फिर मैंने आपको अलग से, याद करिए, अलग से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी बताया था, और उन पे लगती थी स्लैब रेट, हालांकि इनके स्लैब्स थोड़े अलग थे, ऐसा ही था। अच्छा, इसके अलावा आपको याद आ रहा होगा, अभी अभी जस्ट हमने किया है तो भूलने की कोई बात ही नहीं है, इसके अलावा आपको याद आ रहा होगा कंपनीज को ऑप्शंस मिलते हैं। सेक्शंस बता दीजिए फटाफट से, कौन कौन से सेक्शन में ऑप्शंस मिलते हैं इनको। सेक्शन 115 BA में, और बताइए 115 BAA में, एंड 115 BAB में, ऐसा ही है। अच्छा, ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी ऑप्शन मिलता है, कौन से वाले में, सेक्शन 115 BAD में, BAD में, याद आ गया। चलिए ठीक है, अब देखिए मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूं, साथ में ये भी बता देता हूं, देखिए इंडिविजुअल और HUF को भी इसी तरह का एक ऑप्शन मिलता है, जैसा ऑप्शन मैंने आपको कंपनीज में बताया, कोऑपरेटिव्स में बताया, वैसा ही एक ऑप्शन इंडिविजुअल्स और HUFs को भी मिलता है। देखिए वैसे आपको ध्यान आ गया होगा, लिखा हुआ भी है यहाँ पे, इंडिविजुअल और HUF पे स्लैब रेट लगती है, लेकिन उन्हें भी ऑप्शन दिया गया है, इंडिविजुअल और HUF को भी ऑप्शन दिया गया है, बाकियों को नहीं दिया है, केवल इंडिविजुअल HUF को भी ऑप्शन दिया है। क्या ऑप्शन दिया है इन्हें, इन्हें ऑप्शन दिया गया है सेक्शन 115 BAC में। देखिए यही छूट रहा था ना, आप देखिए एक बार सीरीज देख लीजिए, हमारे पास सेक्शन 115 BA आ गया, BAA, BAB, BAC यहां पे आ गया, और अब BAD इधर आ गया, सारे कवर हो गए लाइन से, याद भी हो गया होगा आपको किसका कौन सा सेक्शन है। तो आपने देखा इंडिविजुअल और HUF को भी इसी तरह का एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, और वो कहां दिया गया, सेक्शन 115 BAC में। उसमें भी कुछ ऐसा ही बोला गया है कि इंडिविजुअल और HUF, जरा सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुमको कुछ और फायदे मिले टैक्स रेट्स के मामले में, भाई वैसे तो तुम पे स्लैब रेट लग रही है, लेकिन अगर तुम चाहते हो स्लैब रेट में भी कुछ और फायदा मिल जाए, तो हम तुम्हें देंगे वो फायदा, लेकिन तुम्हें हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। और आप समझ सकते हैं क्या शर्त बताई होगी इस सेक्शन 115 BAC ने, इसने भी कुछ वैसी ही बात बोली है, हम तुमसे तुम्हारे कुछ डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, यानी जो तुम्हें फायदे दिए जाते हैं वो कुछ फायदे छीनेंगे तुमसे, उसके बदले में हम तुम्हें ये फायदा लौटा के देंगे। तो अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो तुम हमारा ऑप्शन चूज कर लो, और नहीं लग रहा है तो वही पुराने सिस्टम से चल लो। तो देखिए ये जो 115 BAC है ना, ये मैं आपको बताऊंगा हमारी इसी सीरीज में, मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये 115 BAC, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बताया कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, उनके सारे केसेस वो फिर मैं आपको सेपरेट अलग से लेक्चर्स में बताऊंगा, अलग सीरीज में बताऊंगा, ठीक है। समझ गए, अभी पूरी कहानी आपको समझ में आ गई ना। तो अभी तक की जो बातें हैं आप इनको अच्छे से बैठ के पहले याद करिए, रिवाइज करिए, अच्छे से करिए, उसके बाद जाके हम जो नेक्स्ट आगे का प्रोसेस है, क्योंकि अभी हमारा प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।